हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं चंद्रगुप्त मौर्य की। चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी आपको पता चलेगी इसमें यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से। हम यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से आपको चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी सुनाएंगे, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए। देखिए, एंशियंट इंडियन हिस्ट्री की हमारी जो सीरीज चल रही है उसमें ये चैप्टर 8 का मौर्यन एम्पायर का जो चैप्टर 8 है जिसका नाम है द मौर्यन एम्पायर, उसका पार्ट 3 है। पार्ट 1 और 2 हमने आपको पढ़ा दिया था। अगर आपने नहीं देखा होगा पार्ट 1 और 2 तो आप उसको जो है डिस्क्रिप्शन में जाके आप नीचे लिंक से उस वीडियो को देख सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन में पार्ट वन और 2 का लिंक डाल देंगे, आप उसको डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिएगा। और नहीं तो आप हमें कमेंट करिएगा, कमेंट बॉक्स में भी अगर आप हमसे पूछेंगे कि पार्ट 1 और 2 के बारे में आपको लिंक चाहिए तो हम आपको वो भी कमेंट बॉक्स में नीचे यहीं पे प्रोवाइड करा देंगे। और हमारे फेसबुक चैनल टिस्का एकेडमी को लाइक कीजिएगा, और साथ ही साथ जो हमारा फेसबुक पेज है टिस्का एकेडमी उसको लाइक कीजिएगा, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं। ये जो हम लोग पढ़ाने वाले हैं मौर्यन एम्पायर में, ये आता है पॉलिटिकल हिस्ट्री में। पॉलिटिकल हिस्ट्री के अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, जैसे पॉलिटिकल हिस्ट्री एक द मौर्यन एम्पायर का एक सेक्शन है। पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर आप हमारा देखेंगे, पार्ट 1 में हमने डिटेल में समझाया है कि किस तरह से हम द मौर्यन एम्पायर को लेकर चलेंगे। पार्ट 1 और 2 में तो आपको समझ में आ गया होगा। अब पॉलिटिकल हिस्ट्री का ये जो सीरीज चल रहा है, इसमें पॉलिटिकल हिस्ट्री में हम चंद्रगुप्त मौर्य पहला जो 322 से 298 बीसी। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी क्राइस्ट के जन्म से पहले। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। हिस्ट्री में कई बार पूछ देता है कि बीसी क्या होता है, तो बीसी होता है बिफोर क्राइस्ट। इसी तरह से आप लोग कई सोचते होंगे कि कई जगह एडी लिखाता है, तो एडी को कई लोग पढ़ते हैं आफ्टर डिकेड, कई लोग आफ्टर डिकेड पढ़ते हैं, और कई लोग इसी को एनो डोमिनी से पूछा जाता है कि एडी का मतलब एब्रीवेशन है तो उसका क्या फुल फॉर्म है। तो एडी का अगर फुल फॉर्म देखा जाए तो एडी का फुल फॉर्म है एनो डोमिनी। एनो डोमिनी इसका फुल फॉर्म है। तो ये है। तो हम लोग देखिए पॉलिटिकल हिस्ट्री में मौर्य एम्पायर के पहले चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ेंगे, फिर उनके बेटे बिंदुसार के बारे में पढ़ेंगे, फिर उनके बेटे अशोका द ग्रेट के बारे में पढ़ेंगे जो कि 273 से 232 बीसी के समय में है। और बीसी जो चलता है वो रिवर्स में चलता है, जैसे 273 से 232 बीसी। तो इसका मतलब है कि 273 से अगर 232 बीसी, तो अगर आपको जानना है कि अशोका द ग्रेट की मतलब इनका इनका कार्यकाल कब तक था या ये कब तक जीवित थे, तो आपको 232 बीसी आप इसको माइनस कर दीजिएगा। तो इसमें आप देखेंगे कि अगर आप माइनस करेंगे इसको तो ये आएगा, क्योंकि रिवर्स में चलता है। तो जैसे ये आपका हो जाएगा आपका 41, यानी कि 41 साल, 41 ईयर के थे। तो इसमें आप एक चीज समझ सकते हैं कि जैसे 273 है, इसमें ऐसे चलता है जैसे 273 आएगा, फिर जब अगला साल आएगा, जैसे अभी हम लोग थे 2022 में, तो इससे पहले हम लोग का कौन सा साल था, इससे पहले हम लोग का साल था 2021। लेकिन अगर हम ये सेंचुरी, हम लोग सेंचुरी की बात करते हैं इसमें, ये एडी भी हम लोग कहते हैं इसको। लेकिन जो अब बीसी की बात किया जाए तो बीसी में अगर देखा जाए इसी चीज को, तो 273 जैसे बीसी है, उसके बाद जब हमारा अगला साल आएगा, जैसे 2021 के बाद 2022 आया है, तो उसी तरह 273 बीसी के बाद हमारा आएगा 272 बीसी, फिर आएगा 271 बीसी, फिर 70 बीसी, फिर 69 बीसी, ऐसे करके रिवर्स में चलेगा ये। इसी तरह से इसीलिए 322 से 298 बीसी है, और 273 से 232 बीसी है। ये हमने हालांकि एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के सीरीज में मैंने आपको पहले ही इसको समझा दिया था, आपने नहीं देखा होगा तो देख लीजिए। तो पहले हम पॉलिटिकल हिस्ट्री में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ेंगे, फिर बिंदुसार के बारे में पढ़ेंगे, फिर अशोका द ग्रेट के बारे में, फिर लेटर मौर्य के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग जो है और भी बाकी जो चीज़ें हैं, जैसे कि अशोका और बुद्धिज्म के बीच में क्या संबंध है, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। और साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे कि उस समय का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, उस समय रेवेन्यू क्या था, और किस तरह से कौन कौन से क्वाइंस चलते थे, ये सारी चीज़ें हम लोग उसमें पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य इस सीरीज में पढ़ते हैं, जो कि चैप्टर 8 का पार्ट 3 है। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में सबसे पहले आपको बता दें। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य वही है, इनका नाम जो था चंदू था। इनका नाम चंदू कहा जाता है। कि जो बात है चाणक्य का, जब चाणक्य और धनानंद में जो आपस में मतभेद हुआ था, जिसमें जब धनानंद को चाणक्य समझाने गए थे कि जो आपको राजपाट में जो आपको पैसे मिलते हैं उसको आप गलत कामों में मत खर्चा कीजिए, बल्कि उसके आप ज़्यादा सुख भोगने में नहीं, बल्कि जनता की भलाई में खर्चा कीजिए। क्योंकि धनानंद का जनता में बिल्कुल ध्यान नहीं था। धनानंद जो था वो नंदा डायनेस्टी का था, और नंदा डायनेस्टी का इन्हीं के एक मंत्री थे जो कि मुख्य इनके जो मिनिस्टर थे, जैसे लोग अपने सलाहकार रखते थे अलग अलग राजा लोग, उसी तरह के एक तरह से मंत्री एक सलाहकार थे चाणक्य।
तो चाणक्य ने इनको समझाया कि आप जो करते हैं वो गलत काम है। चाणक्य ने राजा को समझाया, एक मंत्री ने राजा को समझाया कि आप जो है जिस तरह से आप राजपाट चला रहे हो वो चलाने का सही तरीका नहीं है। तो धनानंद ने उसमें उस पर चाणक्य को बहुत ही बेइज्जत किया था और निकाल दिया था। तो चाणक्य ने भी कहा था कि वो नंदा डायनेस्टी को समाप्त कर देंगे, और इसी डायनेस्टी को समाप्त करने के लिए उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य का सहारा लिया। उन्होंने देखा कि चंद्रगुप्त मौर्य एक बच्चे को देखा, जो कि चंद्रगुप्त उस समय बच्चे थे, इनका नाम था चंदू। तो ये उस समय थे, तो इन्होंने देखा कि ये बच्चा जो है बहुत ही मतलब ज़्यादा मतलब कर्तव्य पथ पे इनको देखा, इनके अंदर क्वालिटीज को देखा, और उनको क्वालिटी, इनकी बचपन से इनकी क्वालिटी को देखकर उन्होंने ठान लिया कि वो इसी को अखंड भारत का का एक सम्राट बनाएंगे। तो अखंड भारत का सम्राट बनाने का इनको सपना लेके ये चाणक्य ने इन्हें चंद्रगुप्त मौर्य को लेके अशोका ये पूरा मौर्यन एम्पायर का उन्होंने जो है रचना किया। तो अब हम बात करते हैं इसी तरह से कि अब इनका तो वही चंद्रगुप्त मौर्य, उन्हीं यानी चंद्रगुप्त मौर्य जो बन चुके हैं उनके बारे में आज हम बात करेंगे। तो चंद्रगुप्त मौर्य 322 बीसी में इनका जन्म हुआ था, और 298 बीसी तक ये रहे थे, इन्होंने राज किया था। इन्होंने बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी, बहुत जीती, और नंदा डायनेस्टी को इन्होंने पूरी तरह से समाप्त कर लिया था। और अफगानिस्तान तक इनका जो है एक राज्य था। अलेक्जेंडर से भी इनका, अलेक्जेंडर द ग्रेट के जो इनके सेनापति थे अलेक्जेंडर के थे, सेल्यूकस निकेटर, उसके भी अभी जिक्र होगा। तो उसके साथ भी इनका काफ़ी कुछ मतलब संबंध था, वो भी हम आपको बताएंगे। तो देखिए 322 बीसी से 298 बीसी तक इनका जन्म था। चंद्रगुप्त मौर्य, ये इनको कहा जाता है कि ये फाउंडर हैं। फाउंडर किसके हैं? ये फाउंडर हैं मौर्य डायनेस्टी के। ये मौर्य डायनेस्टी के फाउंडर हैं, और इन्होंने ही स्थापित किया था मौर्य डायनेस्टी को। और अब देखिए 25 साल की एज में इन्होंने पाटलिपुत्र को कैप्चर कर लिया, जो कि नंदा डायनेस्टी की राजधानी थी। और नंदा डायनेस्टी की राजधानी थी, और जिसे आप अवध भी कर सकते हैं, तो उसकी राजधानी थी। और वहाँ पे उन्होंने जो वहाँ के रूलर जो नंदा डायनेस्टी था धनानंदा, उसको इन्होंने कैप्चर कर लिया था, जब ये 25 साल के थे तब की बात है। कौटिल्य जो थे, जैसे मैंने बताया कौटिल्य, चाणक्य कौटिल्य, देखिए कौटिल्य को जाना जाता है चाणक्य के नाम से, अभी मैंने आपको कौटिल्य के बारे में बता ही दिया, और विष्णुगुप्त के नाम से भी इनको जाना जाता है। और ये इन्होंने ही इसको असिस्ट किया था, जैसे इन्होंने ही इनको जो रिक्रूट किया, इनको असिस्ट किया, और इनको जो है राजा बनने योग्य बनाया। अब देखिए यहाँ सवाल सबसे पहले आप लोग के मन में ये आ रहा होगा कि आखिर कौटिल्य ने ऐसा कैसे किया, आखिर कौटिल्य ऐसा कैसे कर पाया, जो चाणक्य थे वो एक काम कैसे कर पाए कि आखिर एक बच्चे को लेकर उन्होंने किस तरह से मतलब एक अखंड भारत का एक राजा बना दिया, आखिर कैसे किया। तो देखिए इसमें उन्होंने कई स्टेप में उन्होंने काम किया। फर्स्ट स्टेप उन्होंने लिया कि उसने सबसे पहले क्या किया, जो गंगेटिक वैली है, जो गंगा की तेराई का क्षेत्र, गंगा एराई का क्षेत्र है, वहाँ पे इन्होंने जो है अपने पावर को इस्टेब्लिश किया। उसके बाद ये नॉर्थ वेस्ट की तरफ बढ़ गए, जैसे गुजरात वगैरह का एरिया है वहाँ बढ़ गए, और वहाँ से लेके इंडस तक अपना जो है अपना इन्होंने पूरा साम्राज्य बनाया, यानी कि और फिर अफगानिस्तान तक ही गए थे। अब देखिए उसके बाद जब वहां तक जाने के बाद ये सेंट्रल एशिया की तरफ, जैसे मैंने आपको बताया, वहां तक पहुंच गए थे, सेंट्रल इंडिया तक पहुंच गए, और फिर वहां से जो नर्मदा रिवर है, नर्मदा रिवर तक का एरिया है नॉर्थ में, उसको ऑक्युपाई कर लिया था। अब उसके बाद 305 बीसी की बात है, जैसे जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसका 322 से 298 बीसी तक था। तो इसी में 305 बीसी की बात है, जब इन्होंने जो है सेल्यूकस निकेटर, यानी कि जो सेल्यूकस निकेटर कौन था, अलेक्जेंडर का जनरल, यानी अलेक्जेंडर का सेनापति था, जो कि अलेक्जेंडर ने दिया था नॉर्थ वेस्ट इंडिया को कंट्रोल करने के लिए, उसने दिया था सेल्यूकस निकेटर को, अपने सेनापति को। तो सेल्यूकस निकेटर जो था उसी के हाथ में सारा जो है सारी बागडोर थी नॉर्थ वेस्ट इंडिया की। तो उस पर जब इन्हें 305 बीसी में जब ये उस पर कब्जा करने गए, तो सेल्यूकस निकेटर से इनका सामना हुआ। उसके बाद इन्होंने उनको हराया, चंद्रगुप्त मौर्य ने उनको हरा के, और उनसे एक उनको मजबूर कर दिया कि उनके साथ वो एक संधि साइन करें, एक ट्रीटी साइन करें। ट्रीटी देखिए, संधि अक्सर लोग साइन करते थे, ट्रीटी को संधि कहते हैं, संधि अक्सर लोग साइन करते थे। इसका कारण क्या था कि कई बार ऐसा होता जब ये लोग राजा को हरा देते थे, तो अब दो ही ऑप्शन राजा के पास बचता था कि या तो वो जो राजा को हराया है वो समझौता कर ले, और नहीं तो मतलब एक तरह से कहते हैं ट्रीटी को, एक तरह से आप समझ सकते हैं कि कॉम्प्रोमाइज है। तो या तो कॉम्प्रोमाइज कर ले, कि जिसमें राजा अपनी शर्त रखेगा, शर्तें कई तरह की हो सकती हैं, तो शर्त रख के अपनी बातें मनवाएगा, और दूसरी या तो कॉम्प्रोमाइज कर ले, नहीं तो वो मार दिया जाए। तो लोग मरने से अच्छा लोग कॉम्प्रोमाइज करना समझते थे। तो इसीलिए वो लोग सेल्यूकस निकेटर ने भी इनसे कॉम्प्रोमाइज कर लिया, और सेल्यूकस निकेटर ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया, और कॉम्प्रोमाइज करके इन्होंने जो उस ट्रीटी के अंतर्गत इन्होंने क्या किया, सेल्यूकस ने इस ट्रीटी के द्वारा सेल्यूकस ने क्या किया कि जो ट्रांस इंडस टेरिटरीज था, जो इंडस का ट्रांस इंडस टेरिटरीज जो था, जिसमें अरिया आता था, और अराकोशिया आता था, और जेड्रोशिया आता था, जो इसके अंतर में था नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, उसको इन्होंने चंद्रगुप्त को दे दिया। ये तीन एरिया इन्होंने दे दिया, और साथ ही साथ जो इनकी जो बेटी थी सेल्यूकस निकेटर की, उससे भी इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य की शादी की, और चंद्रगुप्त मौर्य को इन्होंने अपना जो है
दामाद बनाया। तो ये सारा इसका कहानी है। तो अब देखिए यहाँ पे एक चीज मजेदार बात यह है कि आखिर चंद्रगुप्त मौर्य ने इनकी बेटी से शादी क्यों किया। देखो उसका कारण सबसे बड़ा मैं आपको बता दूं, जो आपका बैकग्राउंड हिस्ट्री की बात करूँ, मैं बैकग्राउंड के बारे में आपको बताऊं, तो उसके लिए सबसे बड़ी कहानी ये है इसके पीछे कि देखिए जब भी हमेशा से क्या होता था कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया से एक ऐसा एक क्षेत्र रहा था जहाँ से हमेशा, क्योंकि पहाड़ी एरिया उधर 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 पहाड़ी नदी समुद्र का इलाका भी था, तो वहाँ पे क्या होता था कि अक्सर बहुत से लड़ाके आते थे, समुद्र से भी लुटेरे आते थे, तो कई जगह से मतलब लोग परेशान करते थे, आके बार बार लोग आते थे और आके लोग परेशान करते थे, पहाड़ों से भी लोग आते थे, परेशान करते थे बार बार। इंडिया जो भी इंडिया में शासक होता था वो हमेशा इनसे नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लोगों से परेशान रहता था, अफगानिस्तानी जो इस तरह के लोगों से इनसे काफ़ी परेशान रहता था। तो इसीलिए इसी चीज़ को उनको पता, चाणक्य, क्योंकि चाणक्य बुद्धिमान थे तो उनको ये बात अच्छे से पता था कि अगर भले ही हमने सेल्यूकस निकेटर को अभी हरा दिया है, जो कि नॉर्थ वेस्ट को कंट्रोल कर रहा था, उसको उससे नॉर्थ वेस्ट का कुछ पार्ट हमने दिए, जैसे 3 पार्ट हमने उससे छीन भी लिया है, तो भले ही हमने उससे 3 पार्ट छीन लिया, लेकिन बाद में सेल्यूकस निकेटर या उसके आदमी हमला कर सकते हैं दोबारा से। जैसे ही इंडिया पे इंडिया में जो मौर्य एम्पायर है, उसके मौर्य एम्पायर में जब चंद्रगुप्त मौर्य की पकड़ कमजोर होगी कल को, या कल को कभी ऐसा कोई सिचुएशन पैदा होता है, तो बार बार दोबारा वो हमला कर सकते हैं मौका देख के। तो इसी मौके को कि वो ऐसा कुछ ना सोचें, इसीलिए उनसे एक संबंध स्थापित किया, जिससे कि उन लोग को नॉर्थ वेस्ट इंडिया के भी जो लड़ाके उनको भी लगे कि उनका इंडिया से डायरेक्ट संबंध है। तो इस वजह से सारा सिस्टम जो है चाणक्य ने बैठाया, और उन्होंने क्या किया, अपनी इनकी बेटी से शादी करवा दी चंद्रगुप्त मौर्य की। और यहाँ पे देखिए इसमें इसमें शादी के समय क्या हुआ था कि 5 सिल्कस ने क्या किया था कि चंद्रगुप्त को 500 हाथी गिफ्ट दिए थे, 500 एलिफेंट्स को गिफ्ट के तौर पे दिए थे। और साथ ही साथ अब उन्होंने क्या किया था, मेगास्थनीज जो था, जो एक ग्रीक एम्बेसडर था, उसको एज ग्रीक एम्बेसडर के तौर पे उन्होंने जो है मौर्य कोर्ट में सेल्यूकस ने भेजा था। जो मेगास्थनीज था, वो मेगास्थनीज ही है जिसने इंडिका लिखी है, इंडिका बुक लिखी है, इसमें इंडिया के लोगों के बारे में, वहाँ के लाइफ स्टाइल और लोगों के बारे में काफ़ी कुछ बताया है इसमें। अब देखिए तो ये सारी चीजें थी। अब जब लास्ट डे की बात करें, तो जब आखिरी समय में, अब जैसे जब चंद्रगुप्त मौर्य कम समय में भी काफी इनकी अचीवमेंट बहुत थी, तो जब काफी कुछ जीत चुके थे ये, तो अब इनके पास ज्यादा कुछ बचा नहीं था। तो उसमें लास्ट दिनों में इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने जैनिज्म को अपना लिया था। लास्ट दिनों में इन्होंने, चंद्रगुप्त ने क्या किया था, जैनिज्म को अपना लिया था, और अपना जो उनका जो थ्रोन था, यानी उनका जो राजगद्दी था, उन्होंने अपने बेटे बिंदुसार को दे दिया। और उसके बाद ये श्रवण बेलगोला चले गए। श्रवण बेलगोला कहाँ, मैसूर में पड़ता है, मैसूर में पड़ता है। और वहाँ पे वो जैन मॉन्क्स, जितने भी जैन मॉन्क्स उनके साथ चले गए, जो कि जैन मॉन्क के इसमें लीडर जो थे भद्रबाहु। जैनिज्म, अगर आपने वीडियो नहीं देखा हो तो जाके जैनिज्म हमारे यूपीएससी कंप्लीट कोर्स के प्लेलिस्ट से जाके देख लीजिएगा, उसमें आपको जैनिज्म के बारे में सब कुछ मिल जाएगा डिटेल, और बुद्धिज्म के बारे में भी मिलेगा सब कुछ। तो आपको फिलहाल तो अभी जैनिज्म के बारे में देखना है, तो इसमें जैनिज्म के बारे में हम लोग डिटेल में बताया, भद्रबाहु और स्थूलबाहु सबके बारे में उन्होंने बताया, तो आप उसको जाके देख लीजिए, मैं यहाँ रिपीट नहीं करूँगा उसको। तो जैन मॉन्क्स के साथ वो चले गए शरण बेलगोला अपने लास्ट दिन में, और वहाँ पे स्टार्विंग से इनकी डेथ हो गई थी 298 बीसी में। स्टार्विंग क्या होता है, स्टार्विंग का मतलब होता है भूख से, यानी कि अगर देखिए स्टार्विंग का अगर शाब्दिक अर्थ देखा जाए, इसका स्टार्विंग का मीनिंग देखा जाए, तो इसका होता है डेथ बाई हंगर। इसको कहा जाता है डेथ बाई हंगर, यानी कि जो भूख से मौत होती है। भूख से मौत कैसे होती है, देखिए जब भी कोई जैन में ऐसा होता है अक्सर कि जब लोग स्टार्विंग करते हैं, समाधि की तरह से लोग लेते हैं, कुछ लोग समाधि भी लेते हैं, अलग अलग तरीके से इसमें है प्रोसीजर, लेकिन जो जहाँ तक स्टार्विंग की बात है उसमें यह प्रोसीजर होता है कि उसमें जब भी आपको कुछ खाना पीना नहीं होता है, आप कुछ खाए पिएंगे नहीं, तो आपका शरीर धीरे धीरे कमजोर हो जाएगा और अंत में आपकी डेथ हो जाएगी। तो इसी तरह से इन्होंने जो है मौत को चुना था। ये इनका अपना तरीका था कि मौत को चुनने का, क्योंकि इनको लगा था कि काफी अचीवमेंट इनकी हो चुकी है। तो एक तरह से अगर देखा जाए तो ये स्लो पॉइजन टाइप का है, एक स्लो पॉइजन टाइप में एक सुसाइड ही है एक तरह से, अगर देखा जाए तो। अगर देखा जाए सुसाइड करना इसको ठीक नहीं होगा, लेकिन हाँ एक तरह से स्टार्विंग करना मतलब खुद को, मैं खुद नहीं, मतलब वो खुद खाए पिए नहीं जिससे कि उनकी डेथ हो जाए, तो इसको एक तरह से क्या सुसाइड ही माना जाएगा। तो लेकिन सुसाइड नहीं कहेंगे इनको, स्टार्विंग कहते हैं। उस समय जैन के लोग ऐसा करते हैं, बहुत इज्जत से चीज़ें वहाँ पे होती है, तो वो डेथ स्टार्विंग करके उनकी डेथ हो गई है। ये सारा था चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कैसी लगी वीडियो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और आपके कोई कमेंट सेक्शन में हमें आपको जो कैसी लगी वीडियो बताइएगा हमें। और साथ ही साथ आपको कोई सजेशन हो, कोई सुझाव हो जो आप हमें देना चाहते हो, तो आप हमें ज़रूर दीजिएगा, हम उसको वेलकम करेंगे। कि अगर आपको कुछ लगता है कि किसी और कोई और टॉपिक है जिस पर हमें वीडियो बनाना चाहिए, हमने कोई टॉपिक अभी तक जितना पढ़ाया है उसमें छोड़ दिया है, तो आप उसको हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा यूट्यूब में। और प्लेलिस्ट पे भी जाइएगा हमारे, और प्लेलिस्ट पे जाके आप हमारे बाकी जो यूपीएससी कंप्लीट कोर्स, यूजीसी नेट सोशल वर्क, और यूजीसी नेट सोशल वर्क का, और उसके बाद जो है लाइब्रेरी साइंस, उस पर वीडियो हमारी बन रही है, तो वो भी आप देख सकते हैं।
और फेसबुक पे जाके हमें कमेंट की, फेसबुक पे जाके हमें हमारे पेज को लाइक कीजिएगा और इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बस तो फिर फ्रेंड्स चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो जय हिंद दोस्तों, और बेल आइकन को हिट जरूर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।